आया हूँ। तो दाढ़ी घृत जो है ना, वो आयुर्वेद की चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, जिसका हम लोग प्रैक्टिस में आते ही होंगे। तो अनार के बारे में हम लोग पहले देखेंगे कि दाड़िम पोमेग्रेनेट होता क्या है, उसका रस वीर विपाक क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, व्याधि में कौन कौन से वो क्या काम करता है। तो अगर हम लोग भाव प्रकाश निघंटु देखते हैं, तो इसमें ऐसा बताया गया है कि दाढ़ी महाकर को दंत बीजो लोहित पुष्पक तत्फलम त्रिविधम स्वादो स्वादोमलम कमलामलकम। मतलब ये पहले पर्याय नाम दिया है इसका। दाढ़िम जो रहता है उसका पर्याय नाम है करक, दंत बीज और लोहित पुष्प। ऐसा है, मतलब रेड कलर का इसका फूल रहता है, इसलिए लोहित पुष्पक इसका नाम है। इसके बाद में इसका जो फल होता है वो तीन टाइप का रहता है। एक होता है मीठा, एक होता है मीठा और खट्टा, और तीसरा होता है केवल खट्टा। एक मीठा और खट्टा, और तीसरा होता है खट्टा और खट्टा, एकदम खट्टा। इसके बारे में जो मीठा फल होता है, इसके बारे में अनार के एकदम मीठा फल के बारे में ऐसा बताया कि तत्तु स्वादु त्रिदोषग्नम त्रिदाह ज्वर नाशनम हृत्कंठ मुख रोगग्नम तर्पणम शुक्लम लघु कषायनुरसम ग्राही स्निग्धम मेधा बलप्रदम। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि जो मीठा वाला अनार का फल होता है वो तीनों दोषों का नाश करता है। फिर प्यास को दूर करता है, ज्वर को दूर करता है। फिर हृदकंठ मुख रोगग्नम, हृदय के सारे रोगों को ठीक करता है। जो अम्ल रसात्मक द्रव्य रहते हैं ना, वो ज्यादातर हृदय रहते हैं। यहाँ पर तो मीठा अनार जो रहता है वो 100% मीठा नहीं रहता, थोड़ा तो अम्लत्व रहता है, इसलिए वो हृदय बोला है। फिर कंठ के लिए अच्छा होता है, मुख के जितने भी रोग रहते हैं उनके लिए अच्छा रहता है। तर्पण करता है, अगर आप कहीं से भी जाके आए, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया, ओवर एक्सर्शन हो गया, तो उसके बाद में अगर आप लोगों को ना ये करना है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, तो आपने अनार का जूस पी लिया तो एकदम तर्पण हो जाता है, बहुत ही फ्रेश लगता है। इसलिए दाड़िम को ना तर्पण में बहुत अच्छा महत्व दिया जाता है। फिर शुक्रलम लघु, शुक्र धातु बहुत अच्छा बढ़ाता है, और ये लघु लघु गुणकार रहता है। फिर कषायानुरसम, अगर दाड़िम को सेवन करेंगे ना तो पहले ये मीठा लगेगा, खट्टा लगेगा, और बाद में कषाय रस का रहता है, उसका अनुरस कषाय रहता है। फिर ग्राही, किसी को लूज मोशन हो रहा है तो ये मल को बांध देता है, इसलिए ग्राही बोला है। फिर स्निग्धम, ये स्निग्ध होता है। और मेधा बल प्रदम, बुद्धि को बढ़ाता है, इसीलिए ये मीठा वाला फल के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं स्वादोमलम, जो मीठा और खट्टा दोनों तरह का होता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि मीठा और खट्टा है, अम्ल रसात्मक ज्यादा है, तो इसके वजह से क्या होता है कि वह ना दीपन होता है, स्वाद। इसका अगर दाड़िम का हम लोग देखेंगे तो इसका गुण लघु रहता है, लघु और स्निग्ध रहता है। और रस मधुर कषाय अम्ल रसात्मक रहता है, पहले मीठा लगता है, फिर कषाय रसात्मक, फिर खट्टा लगता है। विपाक रहेगा तो मधुर, अगर हमने दाड़िम खाया तो उसका विपाक, मीठा वाले का विपाक मधुर हो जाएगा। खट्टा वाले खाएंगे तो अम्ल का अम्ल हो जाएगा। वीर्य देखेंगे तो अनुष्ण हो जाएगा। तो ये जो मीठा वाला फल होता है ना, वो त्रिदोषक न होता है, तीनों दोषों का शमन करता है। और मीठा होने की वजह से और कषाय रस होने की वजह से पित्त का ये शमन करता है। मधुर तिक्त कषाय जो रहते हैं वो पित्त का शमन करने वाले द्रव्य होते हैं। तो यहाँ ये है, मतलब मधुर है और कषाय रसात्मक है, इसलिए पित्त का ये शमन करता है। फिर थोड़ा सा ईषत उष्ण होने की वजह से यह वात और कफ का भी शमन करता है। मधुर अम्ल जो रहता है, मधुर अम्ल वो थोड़ा सा खट्टा रहता है और थोड़ा मीठा रहता है, तो वह पित्त बढ़ा देता है। इसी तरह से जो खट्टा वाला रहेगा वह कफ और वायु का शमन करता है, पित्त का प्रकोपक होता है। अगर हम लोग नाड़ी संस्थान में देखेंगे, नर्वस सिस्टम में, तो दाड़िम जो रहता है वह
ब्रेन को शक्तिदायक रहता है, मेद्य रहता है, जो मस्तिष्क की दुर्बलता रहती है उसमें ये बहुत अच्छा फायदा करता है, इसलिए दाड़िम का सेवन कराते हैं। और उसी तरह से पाचन संस्थान में देखेंगे तो रुचिवर्धक रहता है, दीपन कार्य करता है, तृष्णा निग्रहण करता है, मतलब किसी को प्यास लगने की बीमारी है तो वो तृष्णा निग्रहण करेगा। फिर फल का रस जो रहता है और जो मूल का काढ़ा रहता है, मूल के छाल का जो काढ़ा रहता है वह तीव्र कृमिनाशक रहता है, या फल का जो छिलका रहता है वह भी कृमिनाशक रहता है। और जो टेपवर्म रहते हैं कृमि, उस पे तो ये बहुत, जो छिलका रहता है दाड़िम के फल का जो छिलका रहता है उसका अगर क्वाथ बना के सुबह शाम दिया जाए ना तो टेपवर्म पूरी तरह से मर के गिर जाते हैं। फिर दाड़िम का जो फल रहता है वो अरुचि को दूर करता है, आम आम को दूर कर देता है, अग्निमांद्यता को दूर कर देता है, अग्नि को प्रदीपन करता है। फिर तृष्णा रोग में, प्यास अगर जिसको लग रही है, तृष्णा रोग है, उसको बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर अम्ल पित्त की कंडीशन में बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो रहा है तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां या तो या अम्ल रसात्मक होने के बाद भी मधुर विपाक का है तो ये पित्त का शमन कर देता है। और पित्त के लिए मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य चाहिए, तो ये मधुर रसात्मक है तो ये पित्त का शमन करता है। इसलिए हाइपर एसिडिटी के पेशेंट को दाड़िम का रस पीने के लिए बोलिए, या दाड़िम का शरबत बना के पीने के लिए बोलिए, या ट्रॉपिकाना का जो शरबत मिलता है मार्केट में वह भी पीने के लिए बोलेंगे तो अम्ल पित्त के पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अतिसार के पेशेंट है जिनको बार बार लूज मोशन हो रहा है तो इसका ग्राही गुणधर्म होने की वजह से दाड़िम का स्वरस पिला दिया ना तो अतिसार, लूज मोशन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से प्रवाहिका की बीमारी है जो बार बार प्रवाहन करने की वजह से प्रवाहिका हो जाती है, जिसमें कृत्य अप्यकृत्य संज्ञतम, जाकर आए तो भी ऐसा लगता है कि फिर से कृत्य अप्यकृत्य कृत्य संज्ञतम, मतलब जाके आए तो भी लगता है कि फिर से जाना है। अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बार बार मोशन जाना पड़ता है, और कभी कभी वो जा जाके ना छिल जाता है सिगमेंट कोलन में और उससे ब्लड आने लगता है और फिर म्यूकस प्रोडक्शन होकर म्यूकस आने लगता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज में होता है। तो वह सब कंडीशन में भी दाड़िम का अगर जूस पिला दिया जाए सुबह शाम तो बहुत अच्छा फायदा करता है, वह प्रवाहिका के भी संप्राप्ति को भंग करने में सक्षम है। इसी तरह मैंने तो दिया है अपने पेशेंट को, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में दाड़िम का सोरस पिला के दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से कृमि में भी इसके मूल का काढ़ा 10 से 20 ml तक सुबह शाम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से रक्तवा संस्थान में देखेंगे तो ये हृदय है, शोणित स्थापन है, किसी को हैवी मेंसेस हो रहा है, अधोग रक्तपित्त है, बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस हो रहा है तो वहां पर मेंसेस को रोकना है, मतलब बहुत ज्यादा अति रक्त प्रवृत्ति ना हो जाए। एंडोमेट्रियम में कोई भी इंफ्लेमेशन है या एंडोमेट्रोसिस है उसमें भी बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहा होता है। किसी ना किसी तरह का जो रक्त प्रदर है और रजो दुष्टि है उसमें बहुत ज्यादा अगर मेंसेस बहुत ज्यादा आ रहा है, मेनोरेजिया या मेटोरेजिया जो है उसमें ना ये शोणित स्थापन होता है, खून को रोक देता है और वहां पे बहुत अच्छा काम होता है। या रक्त पित्त की संप्राप्ति होती है जिसमें ऊर्ध्वक रक्त पित्त में नाक कान मुंह ये सबसे अगर रक्त आ रहा है, रक्त की प्रवृत्ति बहुत हो रही है, या अधोक रक्त पित्त में योनि मार्ग से मूत्र मार्ग से या गुद मार्ग से रक्त प्रवृत्ति हो रही है तो शोणित को रुका के रखना, शोणित स्थापन यह जो दाढ़ी में है यह करता है। इसी तरह से हृदरोग में अच्छा काम करता है, रक्त पित्त में अच्छा काम करता है, रक्ताल्पता में काम करता है, जिसको खून की कमी है, पांडु रोग हो गया है, एनीमिक है, उसको ना तुरंत ही खून बढ़ाना है तो दाड़िम का अवलेह दे दीजिए या दाड़िम का जूस पिलाइए या दाड़िम का फ्रूट रोज एक सुबह एक शाम ऐसे खाने के देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होगा। गर्भिणी स्त्रियां भी रहती हैं उनको भी बहुत एनीमिक पेशेंट रहती हैं, उनको खून की कमी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ताप्या दिलो, नवायस लो, लौ भस्म, मंडूर भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, ये सारे जो द्रव्य हैं, ये मेडिसिन जो है इनके अनुपान में दाड़िम का रस बोलते हैं वह पीने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अकेला दाड़िम भी खून जल्दी जल्दी बढ़ा देता है। उसी तरह से रक्त के जितने भी विकार हैं जिसमें रक्त की दुष्टि है और उष्ण तीक्ष्ण गुण से रक्त मतलब पित्त जो है वो रक्त में जाके बैठ गए तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि ये उष्णता और तीक्ष्णता को कम कर देता है, दीपन पाचन कार्य करता है तो द्रवता को भी ये बैलेंस कर देता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। इसलिए ना रक्त और पित्त दोनों की दृष्टि में दाड़िम का स्वरस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह एक फ्रूट है, मतलब एक फल है तो यह फल के रूप में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ह्यूमन बॉडी के लिए एकदम बेस्ट दवाई है तो इसीलिए इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। इसी तरह से ऐसा बता रहे हैं कि इसका फल का स्वरस का नस्य देने से बहुत नासागत रक्तपित्त होता है ना वो तुरंत ही बंद हो जाता है। किसी को मतलब नाक से खून आ रहा है और वह रुक नहीं रहा तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर अच्छा नहीं है या हिमरेज हो गया है तो उसमें ना तुरंत ही दाड़िम के स्वरस का छाल का अगर रस का नस से दे दिया
शमन कर देता है। उष्णता, तीक्ष्णता, हार्ट बर्न, उरा कंठ दाह वगैरह जो है ये सब पूरी तरह से ठीक कर देता है। श्वसन संस्थान में देखेंगे तो इसका जो कली होता है, मतलब जो नया नया जो ये आता है कली जो बोलते हैं, वह ना बहुत ज्यादा कषाय रसात्मक होता है। तो यह क्या करता है कि यह कफग्न कार्य करता है, कफ का यह शामक रहता है। और फल जो है वह स्नेहन करता है और कफ को भी निकाल देता है। इसलिए फल का प्रयोग करने से हमेशा ना जो कफ जमा है उसको यह निकाल देगा। तो यह कफग्न भी है, श्वास में भी बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा ऐसा बताते हैं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, अभी थर्ड वेव आ रहा है छोटे बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों को पहले से ही शुरू कर देना चाहिए कि बकरी का दूध लाइए और दाड़िम लाइए और इसको मिक्स करके और उनको पिलाइए, चाटन कराइए, तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। बकरी का दूध और अनार ये साथ में है, मतलब विरुद्ध अन्य नहीं है, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से जो फूल होता है यह वात पित्तात्मक को खांसी जो रहती है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। और फूल का अगर हमने सेवन किया ना तो कफ जो रहता है वो पूरी तरह से छूटने लगता है। जो स्त्यान कफ चिपका हुआ रहता है लंग्स में वो पूरी तरह से छूटने लगता है और श्वास मार्ग जो रहता है उसका रुक्षता कम हो जाता है क्योंकि स्निग्ध रहता है। उसी तरह से दुष्ट पीनस में, मतलब बहुत क्रॉनिक साइनोसाइटिस रेनाइटिस है, तो उसमें दाड़िम का फूल लेना है, केसर लेना है और चीनी। इससे सिद्ध किया हुआ जो घी है, दाड़िम का फूल, केसर और चीनी, इससे सिद्ध किया हुआ जो घी है वह अगर खाने के लिए देंगे तो दुष्ट पीनस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मूत्र व संस्थान में देखेंगे तो दाड़िम जो है वह मूत्रल है और मूत्र कृच्छता में बहुत ज्यादा उपयोगी करता है। मतलब जरूरी नहीं कि आप सभी को गोक्षरादि गुगुल ही दीजिए, चंद्रप्रभा ही दीजिए, दाड़िम का स्वरस भी देंगे ना तो मूत्र कृच्छता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जिसमें इन्फेक्शन की वजह से यूरिन कम आ रहा होता है या पानी कम पीने की वजह से मूत्र कृच्छता हो जाती है, किसी ना किसी कारण से मूत्र कठिनाई से जब निकल रहा है और बहुत ज्यादा पेनफुल है मूत्र कृच्छता में कठिनाई से निकलने की वजह से, तो दाड़िम का स्वरस आप लोग पिला दीजिए 1 लीटर तक, एक एक गिलास थोड़ी थोड़ी देर में पिला दीजिए, बहुत अच्छे से मूत्र प्रवृत्ति हो जाती है। फिर इसी तरह से प्रजनन संस्थान में देखेंगे तो ये शुक्र धातु बढ़ा देता है और शुक्र दौर्बल्यता में भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, जिसमें मोटिलिटी कम रहती है, फिर ये काउंट कम रहते हैं, फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 उसमें कोई ना कोई विकृति रहती है। फिर हेड, टेल और बॉडी जो शुक्र है स्पर्म का वह अगर विकृत है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन, फिर उसके बाद में सेक्स फटीग, ये सब में दाड़िम अगर खिलाया जाए तो पेशेंट को तुरंत ही बल मिलता है। मतलब ये फ्रूट इतना अच्छा है कि इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये ताकत ही देता है। इसी तरह से ज्वरग्न है, मतलब बुखार अगर आ गया तो ज्वर में पथ्य अन्न के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप सभी को षडंग पानी ही दीजिए, शुंठी सिद्ध जल ही दीजिए। जिनको षडंग पानी नहीं पीना या फिर शुंठी सिद्ध पानी नहीं पीना, ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो आप लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए कि क्या देना है। तो अनार का जूस अगर दे दिया जाए तो ये ज्वर में पथ्य अन्न के रूप में बहुत अच्छा है, ज्वरक न रहता है और इससे ज्वर और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है या कोई भी सिम्टम्स है ज्वर की वजह से वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, रोगी का बल बढ़ जाता है। और यह दाड़िम जो है, अनार जो है, वह स्वस्थ वृत्त में बहुत ही उपयोगी पड़ने वाला अन्न है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए दाड़िम का सेवन रोज करना चाहिए। और दूसरा है कि बल बढ़ाना है तो बल के रूप में भी दाड़िम का रस, अनार का रस पिलेंगे पियेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और भारतीय संस्कृति में जब हम लोग देवनागरी लिपि लिखना शुरू करते हैं ना बच्चों को, तो अ से अनार ऐसा पढ़ाते हैं, अ से अनार। क्यों अनार का इतना महत्व है कि वो अनार इतना अच्छा फल है कि छोटे बच्चों को भी संस्कार दिया जाता है। अ से अनार वो पढ़ते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, इसलिए अनार खाने को ले दीजिए। दाड़िम जो रहता है बहुत श्रेष्ठ फल होता है। और इसके कल्प जो रहते हैं, दाड़िमाष्टक रहता है, दाड़िमाष्टक चूर्ण, दाड़िमादि चूर्ण, दाड़िमादि चूर्ण, दाड़िमादि घृत, दाड़िमादि तेल, दाड़िमावले, ये सब रहता है। अभी मैं दाड़िम का घृत जो है वो चरक संहिता का पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं भेषज रत्नावली का बताता हूँ और इसमें क्या क्या मतलब उपयोग रहता है वह सब मैं बताता हूँ। तो चरक संहिता में जो पांडु रोगाधिकार है, पांडु चिकित्सा जो है, चैप्टर नंबर 16वां, उसमें बताता हूँ। पहले चरक संहिता का बताऊंगा, फिर उसके बाद में भेषज रत्नावली का बताऊंगा। भेषज रत्नावली में दो तरह के दाड़िमादि घृत बताएं, एक सादा दाड़िमादि घृत और एक बृहद दाड़िमादि घृत। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग को ये सब जानना जरूरी है। तो चरक संहिता वाला दाड़िमादि घृत है, इसमें ऐसा बताया है कि दाड़िमद गुणवो धान्यात गुणवार्धम पलम पलम चित्रका श्रृंग वेरा च पिपल्लष्टमिका तथा
तह कलकर विंशति पलम घृतस्य सलिलाढके सिद्धमृत पांडु गुलमार्ष प्लिह वात कपार्तिनोत दीपनम श्वास का सग्नम मूढ़वाते च शस्यते दुख प्रसवनाम च बंध्यानाम चैव गर्दभम इति दाढ़िमाद्य घृतम। इसका मतलब यह है कि इसमें अनार के दाना लेना है। कितना लेना है? तो 1 कुणव की मात्रा में लेना है। धनिया कितना लेना है? तो आधा कुणव की मात्रा में लेना है। मैं एक लेक्चर लूंगा कि अपने ग्रंथों में जो कुणव है वो क्या है, प्रस्थ है वो क्या है, गुंजा मात्रा क्या है, रत्ती मात्रा क्या है, माशा क्या है, यह सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी पहले इतना सुन लीजिए कि अनारदाना 1 कुणव लेना है, धनिया आधा कुणव लेना है, चित्रक मूल 1 पल लेना है, श्रृंगवेर जो है वो 1 पल लेना है, पिप्पली जो है वो एक अष्टमी का मतलब 2 कर्ष की मात्रा में लेना है। सभी द्रव्यों को पीस कर कल्क बना लेना है। पहले के जमाने में क्या होता था कि मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता था, लोग ना सिलबट्टे पे ही पीसते थे। तो इसलिए ना यह जो सिलबट्टा में पीसा हुआ जो कल्क बनता था वह ज्यादा श्रेष्ठ होता था। मिक्सर में तो गर्मी पैदा करता है और बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन, बहुत जोर जोर से वो घूमने लगता है। वो बनता तो है, फास्ट बनता है, ठीक है, मशीन आए तो वो फास्ट। एक पल पिपली जो है 2 कप की मात्रा में लेना है। इसको द्रव्यों पे सील कर पीस कर रख लेना है। उसमें उस कल्क को 20 पल गोघृत लेना है और एक आटक जल में पकाकर मंदाग्नि में पकाना है। जिस तरह से घृत सिद्ध किया जाता है उस तरह से पकाना है। जब घृत सिद्ध हो जाए तो इसको बोतलों में रख देना है। उसके बाद में इसका प्रयोग कब करना है? तो हृदरोग में करना है। मैं मतलब हमें सिखाया गया है पुणे की परंपरा में कि 4-4 चम्मच, सुबह 4 चम्मच, दोपहर 4 चम्मच, शाम को 4 चम्मच, इतना मात्रा में 4 टेबल स्पून इतना मात्रा में दाढ़ीमादी घृत देना चाहिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इससे हृदरोग जो रहते हैं, रसवा स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है? तो हृदय है। तो रसवा स्त्रोतस को अगर हमें बल देना है, हृदय को बल देना है तो मूल स्थान को ठीक करना होगा। इसलिए हृदरोग में बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट में अगर बहुत वीकनेस आ गई है, फिब्रिलेशन हो रहा है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा रुक्षता बढ़ गई है, काम जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हृदय जो वो बूढ़ा हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, क्योंकि हमारा शरीर भी वृद्ध होता है, ऑर्गन भी वृद्ध होते हैं, तो वो लोग भी थक जाते हैं, उनको नरिशमेंट करना है। इसलिए दाढ़ी मादी घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पांडु रोग में अनिमिक कंडीशन रहती है तो उसमें दाढ़ी मादी घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यहाँ पर गर्भ संस्कार जब किया जाता है तो 9 महीने दाढ़ी मादी घृत खिलाया जाता है प्रेगनेंसी में। तो उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छा फायदा होता है। और मतलब एएनसी जो रहता है एंटीनेटल केयर, उसमें दाढ़ी मादी घृत कंपलसरी किया जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गुल्म रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वायु का अनुलोमन करता है, अग्नि का दीपन करता है, गुल्म रोग में अच्छा काम करता है। अर्श रोग में क्या होता है? अग्निमंद्य जो हो रही है उसको वो साफ करना जरूरी है। तो दाढ़ी मादी घृत जो है वो अच्छे से पेट, क्योंकि घृत कल्पना है और इसमें जो भी द्रव्य डाले हैं, पिपली और चित्रक मूल और धनिया, ये सब डाला हुआ है ना, तो यह क्या करता है? वायु का अनुलोमन करने लगता है, वहां पे स्नेहन होने लगता है और अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो अपने आप पेट साफ होने लगता है। उसी तरह से प्लीहा रोग में बहुत अच्छा काम करता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा, वह रोग प्रतिकार शक्ति को मतलब इम्यूनिटी को अच्छा करके रखता है। आईजीएम, आईजीजी, ये सब इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, उनको वो बैलेंस करके रखता है लिम्फेटिक सिस्टम। जब ना बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस वगैरह आते हैं तो अपना जो लिम्फ नोड्स है ना वहाँ पे फाइटिंग शुरू हो जाता है डब्ल्यूबीसी और ये बैक्टीरिया वायरस का, तो या प्लेटलेट का। तो अगर वो नहीं होता है तो सूजन आ जाती है, बहुत सारा लिम्फेडेनोपैथी होता है। मतलब यहाँ सर्वाइकल एरिया में होता है, सब मैंडिबुलर एरिया में होता है, फिर एक्जिला में होता है, इंग्वानल रीजन में ऐसे गांठ आ जाती है, लिम्फेडेनोपैथी होता है। तो वह सारे बहुत सारे और भी हो सकते हैं, तो वह उसका इफेक्ट लीवर पे स्प्लीन पे आता है। तो अगर ना ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया तो लीवर बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। तो रक्तवाह स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है? तो यकृत और प्लीहा है। तो रक्तवाह स्त्रोतस को अगर अच्छा करना है तो हमें दाढ़ी मादी घृत देंगे तो यकृत का कार्य भी अच्छा होगा, क्योंकि दाढ़िम जो है वो मेन रूप में अगर देखा जाए तो रक्त धातु पे काम करती है, रक्त का प्रसादन करती है, रक्त की शुद्धि करती है, रक्त को अच्छा बढ़ाती है। इसीलिए ना दाढ़िम जो रहता है उसको रक्तवाह स्त्रोतस में व्याधि प्रतिनिक दवाइयां के रूप में जानते हैं। तो यह रक्त अच्छा बनाता है, हीमोग्लोबिन अच्छा करता है, रक्त की लालिमा को अच्छा रखता है। तो प्लीहा रोग जो है मतलब प्लीहोदर जैसे कंडीशन है या स्प्लीनोमेगेली, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है।
श्वास और कास का नाशक है। मतलब अगर सांस फूल रहा है तो ये पता ही है कि वात और कफज ये संप्राप्ति को भंग कर देता है, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये श्वास रोग में क्या रहता है कि जो श्वास नलिकाएं रहती हैं वो बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाती हैं, ड्राई पड़ जाती हैं, और कफ जो है स्थैनता की वजह से वहां जमा हो जाता है। तो ये वायु का भी शमन करता है क्योंकि स्निग्ध गुणात्मक है, स्निग्ध होने की वजह से यह वायु का रुक्ष गुण पे अच्छा काम करता है। फिर जो ये है कफ है उसको भी निकाल देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर कास में भी वहां पर भी कफ और वायु इसका प्रकोप होता है और वायु का ठसका लगता है बार बार। तो यह वायु को तो अनुलोमित कर रहा है, पेट साफ कर रहा है, तो खांसी जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से मूढ़वात, जो वायु जो रहता है ना वो बेवकूफ की तरह जाके, जबकि वायु इतना प्रबल है, इतना स्ट्रांग है, अगर वह जाके बेवकूफ की तरह बैठ गया तो ना मूढ़वात हो जाता है और बहुत सारी व्याधियां हो जाती हैं। तो यह मूढ़ वायु को अनुलोमित कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग मतलब वहां पे जो स्त्रोतस है वहां पे अवरोध हो जाता है, आम संचिति या कोई ना कोई स्त्रोतरोध हो जाता है, जैसे विकृत क्लेद हो गया, विकृत आम हो गया, ये इसके वजह से ये क्या होता है कि वजह से जो जो बीमारियां होती है वह सब ठीक हो जाता है। इसी तरह से कष्ट प्रसव अगर हो रहा है, बार बार जो मतलब पेनफुल जो डिलीवरी हो रही है उसमें दाढ़ी मादी घृत अगर खिला दिया जाए, तो शुरू से खिलाया जाएगा ना तो रक्त अच्छा रहेगा, तो कष्ट प्रसव के सारे कॉम्प्लिकेशंस, ये घृत कल्पना है, ये बात याद रखिए। घृत कल्पना है, केवल दाढ़ी में नहीं है, घृत कल्पना की वजह से यह मूढ़ वायु को भी स्नेहन करके निकाल दे रहा है। फिर मतलब पेट को भी साफ करता है, रक्त भी बढ़ाता है, धातुओं को प्रस्तावित भी करता है, बल्ल भी है, रसायन भी है, रक्त व स्त्रोतस के लिए भी अच्छा है, यकृत और प्लीहा के लिए भी अच्छा है। इतना सारा चीज इसका बात कवर कर रहा है। इसलिए कष्ट प्रसव में, वहां पे कष्ट प्रसव क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पेल्विक एरिया है वो बहुत ज्यादा ड्राई पड़ जाता है, ड्राई पड़ जाता है तो बच्चा निकलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। अगर घृत का सेवन कर दिया जाए 4-4 चम्मच दिन में 3 बार, पूरा अंदर ही अंदर स्नेहन हुआ रहेगा, तो सुख प्रसव हो जाता है। इसी रक्त अच्छा होगा तो आर्तव अच्छा होगा। फिर वहां पे वायु, कोई भी योनि व्यापत रहता है वह कैसे होता है, तो वायु की वजह से होता है। वायु का रुक्ष गुण वगैरह बढ़ जाता है, रुक्ष गुण, चल गुण, ये सब बढ़ जाता है, इसके वजह से शीत गुण, तो उसकी वजह से स्तंभ होता है, संकोच होता है, व्यास होता है, आयास होता है, भ्रंश होता है, सारा वायु की वजह से होता है। तो यह क्या करता है, स्नेहन कर देता है, स्नेहन करने के बाद वात और कफ का शमन कर देता है, अग्नि को बढ़ा देता है, धात्वग्नि को बढ़ा देता है, भूताग्नि को बढ़ा देता है। एक अग्नि जाठराग्नि अच्छी हुई कि आप अपने आप, जो बाकी 12 अग्नियां हैं, टोटल 13 अग्नि है, तो 12 अग्नि अपने आप प्रदीप्त हो जाती है। एक जगह आग जल रहा है तो पूरा आग फैल जाता है। उसी तरह से दाढ़ी घृत जो है वो अग्नि को प्रदीप्त कर देता है और स्नेहन कर देता है। तो वंध्यत्व में दाढ़ी घृत फलघृत फलघृत करके ही मत करिए। अगर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा फलघृत खाने से, तो फिर क्यों ना हम आर्तव को अच्छा करने के लिए, रक्त धातु को अच्छा करने के लिए दाढ़ी मादी घृत का प्रयोग करें। और जब आर्तव अच्छा हो जाएगा, मेंसेस अच्छे हो जाएंगे, तो आगे जो इनफर्टिलिटी के कॉम्प्लिकेशन है वो सब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और फिर रक्त तो सब जगह चाहिए हमें। जो ओवरीज है वहां पर भी इमेच्योर फॉलिकल्स रहते हैं, ग्राफिन फॉलिकल रहता है, एग को रप्चर होना चाहिए, जो प्रोसेस हो रहा है वहां पर रक्त तो चाहिए। तो हमने इतना अच्छा क्वालिटी का दाढ़ी मध्य घृत देके रक्त इतना अच्छा स्ट्रांग बना दिया कि रक्त का कार्य अच्छा हो रहा है, आर्तव का कार्य अच्छा हो रहा है, एंडोमेट्रियम का कार्य अच्छा हो रहा है, तो अपने आप ही वंध्यत्व पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जब एक मतलब ग्रहणी, सॉरी, जब ये एंडोमेट्रियम लेयर अच्छा हो रहा है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि फेलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है, क्षयात्मक संप्राप्ति है, रक्त धातु का अगर अच्छे से पोषण नहीं हो रहा है, तो उसमें जरूरी नहीं कि सभी को क्षार तेल ही दे के, उत्तर बस्ती दे के फेलोपियन ट्यूब को खोलना है। यहाँ पर अगर हमने रक्त धातु को अच्छा किया, रस धातु को अच्छा किया, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो फेलोपियन ट्यूब का आप एनाटॉमी देखिए, तो उसमें कैसा बताया कि लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स रहते हैं और हॉरिजॉन्टल फाइबर्स रहते हैं। वह भी अगर छिल जाते हैं या कट पिट जाते हैं तो फिर ना
ट्यूबनस चिपक जाता है क्योंकि उसका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता, मतलब अस्थि धातु जो रहता है वो अच्छे से नहीं मिल पाता। तो वहां पर अगर हमने, अब हम लोग कोई भी दवाई देंगे जैसे अस्थि बढ़ाने वाले प्रवाल पंचामृत वगैरह देंगे, डायरेक्ट तो वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा। क्यों ना हम रक्त धातु को अच्छा करें, रक्त धातु को अच्छा करेंगे आर्तव के द्वारा, वह जाएगा और फिर वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा। तो जो भी हॉरिजॉन्टल ये फाइबर्स रहते हैं या लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स रहते हैं उनको बल मिलता है रक्त के द्वारा, तो उनका जो स्थानिक जो अस्थि धातु है उनको बल मिल जाएगा, तो वह अपने आप अच्छा। ठीक है, लेकिन इस तरह से, इसी तरह से अगर हम लोगों ने यह देखा भेषज रत्नावली में, दाढ़ी घृत में पहले बताऊंगा, फिर वृहद दाढ़ी घृत बताऊंगा। तो दाढ़ी घृत के बारे में बताया है कि श्लोक और प्रमेह रोगाधिकार में बताया, ये बात याद रखिए। प्रमेह को ध्यान में रखिए, इसके कंटेंट्स अलग हैं और ये क्यों प्रमेह रोगाधिकार में बताया वो भी मैं बताऊंगा। चरक में तो पांडु रोगाधिकार में बताया, और इसमें भेषज रत्नावली में प्रमेह रोगाधिकार में बताया। जबकि प्रमेह में आप लोग सोचेंगे कि ये तो शुगर लेवल बढ़ाएगा, मीठा है, तो ये कैसे काम करेगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा बता रहे हैं कि दाढ़िमस्य तो बीजानी, कृमिघ्नस्य च तंडुलाः, रजनी च विकाजाजी, त्रिफला नागरम कणा, त्रिकंटकस्य बीजानि यमानि धान्यकम तथा, वृक्षाम्लं चपलाकोलं सिंधुद्भव समायुतम, कल्करक्षे समेरेभिः घृतप्रस्थं विपाचेत, पान्ये भोज्य च दातव्यम सर्वर्थेषु च मात्रया, प्रमाण विंशति विधान मुद्राघातम तथा स्मरिम, स्कृतं सुधारणं चैव हन्यादिता न संशया, विमदाना शूलग्नं कामला ज्वर नाशनम, दाढ़ी माध्यम घृतम नामना हश्विभ्यम निर्मितम पुरा। मतलब इसमें क्या है कि घृत लेना है, घृत कितना लेना है, तो हल्दी लेना है, चव्य लेना है, फिर जीरा लेना है, त्रिफला लेना है, शुंठी लेना है, पिपली लेना है, गोक्षुर का बीज लेना है, अजवाइन लेना है, धनिया लेना है, वृक्षाम्ल लेना है, फिर पिपली मूल लेना है, फिर बेल का गुद्दा लेना है, सेंधा नमक लेना है। मैं फिर से बताता हूँ, भैषज रत्नावली में बताया कि अनार का पहले घृत ले लिया 2 प्रस्त, फिर उसके बाद में अनार का बीज ले लिया, और वाय विडंग का जो डंडा रहता है वो निकाल के विडंग ले लिया केवल, फिर हल्दी, चव्य, जीरा, पिपली, शुंठी, मतलब त्रिकटु, त्रिफला, शुंठी और पिपली, यह ले लिया, गोखरू बीज, अजवाइन ले लिया, धनिया ले लिया, वृक्षाम्ल ले लिया, पिपली मूल ले लिया, बेर का गुद्दा ले लिया, सेंधा नमक ले लिया, प्रत्येक 2-2 तोला की मात्रा में ले लिया, और फिर इसको पकाया 16 सेर के पानी में, इसको पकाया। एक सेर मतलब 40 लीटर इतना तक रहता है। तो वह ले लिया, फिर घृत को सिद्ध कर दिया। घृत सिद्ध हो गया तो यथा फेनोद्गमे तेले फेन सातिश्य सर्पिशी, ऐसा बताया कि फेन का उद्गम होता है तो तेल सिद्ध होता है, और जब फेन की शांति हो जाती है तो घृत सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर घृत जब सिद्ध हो गया, फेन की शांति हो गई, उसके बाद में इसका प्रयोग करना है तो खाने के साथ दे सकते हैं या पीने के लिए दे सकते हैं। तो यह यथा योग्य मात्रा में सेवन कराना है। किसी किसी को 4-4 चम्मच दिया जाता है, किसी किसी को 2-2 चम्मच, अग्नि के अपेक्षा के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। मांस भी होता है, रहती है। तो दाढ़ी मांझी है ना, यह क्या करता है कि बल प्रदान करता है, बल प्रदान करता है और अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा तो जितना भी क्लेद है वह पूरी तरह अग्नि को, अग्नि अगर अच्छा हो गया तो क्लेद को निकाल देगा। अगर जैसे चावल में बहुत ज्यादा पानी है, माड़ बहुत ज्यादा बन गया है, मंड, और बहुत चावल, तो हम उसको अग्नि देते हैं तो वो क्या कर देता है कि माड़ को सुखा देगा, ज्यादा बॉयल करेंगे तो, और फिर केवल भात रह जाएगा। तो उसी तरह से क्लेद अगर बहुत ज्यादा शरीर में हो गया तो अग्नि अगर यह दाढ़ी मध्यकृत बढ़ा रहे तो क्लेद को पूरी तरह से ठीक कर देगा। और फिर दूसरा क्या होगा कि जो ग्रहणी कला है उसको भी ये ताकत दे देता है, तो उसके वजह से सारकिट विभजन अच्छा होता है। सारकिट विभजन होगा तो आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, जो प्रमेह का सिम्टम है, टिपिकल सिम्टम वह है, वह ठीक हो जाएगा।
मूत्र प्रवृत्ति को बैलेंस कर देगा। और दाड़िम खुद ही मूत्रल है, यह पूरा मूत्र को निकाल देता है। फिर दूसरा ये बता रहे हैं कि मूत्राघात में मूत्रल प्रवृत्ति है और मूत्राघात में स्नेहन चाहिए। मूत्राघात अगर हुआ है तो वहां रुक्षता बढ़ी है, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है, वहां पर भी स्नेहन चाहिए। तो दाढ़ी में उसमें पानी आएगा बहुत जोर से, तो वह क्या करेगा कि पूरा पानी बहा के लेके जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। जैसे कि आप लोग को याद है कि केदारनाथ में जब बाढ़ आया था तो बहुत सारे पत्थर वगैरह जो थे वह पूरी तरह से ऐसे बहने लगे थे, इतना तेज सैलाब आया था। केवल एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर ने मंदिर को बचा दिया था। वो इतना बड़ा पत्थर था कि पानी का प्रभाव नहीं हुआ। तो किडनी स्टोन में क्या रहता है कि छोटे छोटे पत्थर पत्थर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट इस तरह से जमा रहते हैं। तो यहाँ पर मूत्र प्रवृत्ति अच्छा होने वाला चाहिए। दूसरा स्नेहन होने वाला चाहिए। स्नेहन होगा ना तो निकलना ईजी जाएगा, और यूरिनेशन बहुत होगा तो वॉश आउट हो जाएगा। इसलिए मूत्र की अश्मरी में दाढ़ी मादी घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। यह ब्रेक डाउन नहीं करेगा, लेकिन इसका ये इतना सारा स्नेहन कर देगा तो अपने आप जो अटका अटका है ना वह निकलने लगेगा। और फिर ये मेन इसमें और भी कंटेंट जो है ना, अजवाइन, फिर बेल की गुद्दी, त्रिफला, त्रिकटु, यह दीपन पाचन करने के लिए काम होती है। भैषज रत्नावली के अग्नि को प्रदीप्त कर देगा तो अश्मरी की संप्राप्ति बाद में नहीं होती है। दूसरा यह मूत्र कृच्छता में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करता है। मूत्र कृच्छता में रुक्ष गुण ज्यादा बढ़ जाता है वायु का, इसलिए मूत्र कृच्छता होती है। और या फिर पित्त बढ़ा हुआ रहता है उष्णता तीक्ष्णता से। तो यह दाढ़ीमादिघृत हर चीज में बैलेंस करता है। पित्त का उष्णता तीक्ष्णता, द्रव गुण को भी बैलेंस कर रहा है। द्रव गुण कैसे बैलेंस कर रहा है, क्योंकि अग्नि को प्रदीप्त कर रहा है, तो जो भी डाइल्यूटेड पित्त है उसको पचा देगा। पच जाएगा तो फायदा होगा। साम पित्त है उसमें भी आम को ये पचा देगा अग्नि को प्रदीप्त करके। वायु का अगर वजह से मूत्र कृच्छता है तो ये रुक्ष गुण को शमन करता है स्निग्ध गुण से। इसी तरह से ये बहुत अच्छा काम करता है। कफ अगर है तो ये कफ को भी पतला कर रहा है। और इसमें त्रिकटु डाला हुआ है, सुंठ और पिपली डाला हुआ है। और फिर इसके साथ में ये डाला हुआ है, विडंग डाला है, वो दीपन पाचन है। में भी बहुत अच्छा काम करता है। कामला रोग में भी रक्त की, और फिर वो ब्लड में मिल जाता है, पूरा पीला 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 होता है। तो यह क्या करता है रक्तवाह स्त्रोतस में, तो ये दाड़िम का अच्छा कार्य है ही। इसमें त्रिकट ये शुंठ और पिपली डाला है, विड़ंग डाला हुआ है, तो यह सामता जो रहती है वो उसको पचा देता है, स्त्रोतरोध को दूर कर देता है। और कामला में जो ये पीला पीलापन आया है पित्त का, वह जाता है। जिस तरह से दो दूध का गिलास लीजिए, एक बहुत ज्यादा गरम गरम है गाय का दूध, और दूसरा पानी में रख दीजिए, और एक दूसरा गिलास लीजिए उसमें नॉर्मल दूध रख लीजिए। तो यहाँ का जो गर्म दूध है ना वह क्या करेगा, पूरा पानी को और वो गिलास के दूध को ना ये गर्म कर देगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरह से पक्ति स्थान का जो उष्मा है, जब स्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं, रसवा स्रोतस, अन्नवा स्रोतस और स्वेदवा स्रोतस जब अवरुद्ध हो जाते हैं, तो जो हीट है वह कहीं से नहीं निकल पाता, तो वह आम संचिति की वजह से तो वह हीट जो है पूरा बॉडी में शाखागत हो जाता है। कोष्ठ का जो हीट है वो शाखागत हो जाता है। तो यहाँ पर शाखागत जो हीट है उसको कम करने के लिए दाढ़ी मगर खिला दिया जाए, तो यह क्या करेगा कि शीत होने की वजह से अपने आप पित्त का शमन कर देगा, हीट को कम कर देगा। दूसरा मधुर होने की वजह से पित्त का शमन करता है। इस तरह से यह बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से बृहद दाढ़ी घृत बताया है, और एक महादाढ़ी घृत बताया है, वह उनका भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। वह मैं पढ़ देता हूँ। चतुष्षष्टि फलम पक्वम दाढ़िमस्य सुकृतितम
चतुर्द्रोणं जलं दत्त्वा चतुर्भागावशेषितं क्वाथेन्वस्त्रपूतेन घृतप्रस्थं विपाचेत् दाडिमं च विकाजाजि कृमिघ्नं रजनीद्वयं द्राक्षाखर्जूरयुक्ताञ्जमुत्पलं गजपिप्पली अजमुदा महाद्रेका काकोली नागरं वचा दिव्यविकाकुष्ठं काश्मरी मधुयष्टिका शामेन्द्रवारुणी मुर्वा शुभां शृङ्गी धन्यकम् धनीयकं कुलत्थं मेदा निम्बं च बृहति द्वयं दण्डोत्पलं वरा वासा सप्तला सिन्धुवारकं कल्कशेष युक्तियोगात् ग्राह्यो हि परिभाषया प्रमेहं वातिकं हन्ति पैतृकं श्लैष्मिकं तथा हिर्शूलं बस्तिजं शूलं मूत्रघातांस्त्रयोदश हिक्कां श्वासं च काशं च यक्ष्माणं सर्वरूपिणम् ज्वर ज्वर स्वरशय मुरो रोगम रक्तपित्तम अरोचकम ये ज प्रमेजा रोगास्तान् सर्वाण्य नाशत्यपि दाढ़ि माध्यमिदम सर्व प्रमेहाणम निषूदनम अश्विभ्यम निर्वृतम हेत प्रमेह करी केशरी। इसका मतलब यह कि अश्विनी कुमार ने यह वृहद दाढ़ीमादी घृत बनाया है। इसमें क्या क्या कंटेंट्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो घृत 2 प्रस लेना है और पका हुआ जो अनार है वह 64 पल की मात्रा में लेना है। काढ़ा के लिए पानी जो लेना है वो 2 द्रोण की मात्रा में लेना है और इसको उबाल देना है। और इसमें और कल के द्रव्य क्या डालना है तो अनार का बीज डालना है, चव्य, जीरा, सारे दीपन पाचन करने वाले, वाय वडंग, हल्दी, दारू हल्दी, द्राक्षा, पिंड खजूर, खजूर का जो ऐसे पिंड खजूर जो आता है वो खजूर डालना है। फिर युंजादक मतलब मुंजा, नीलोत्पल, नीलो मतलब नीला जो कमल होता है, गज पिपली, अजमोदा, महानिम, महानिम मतलब बकायन जो रहता है वह लेना है। फिर काकोली, शुंठी, वचा, देवदार, चव्य, कुष्ठ, गंभारी की छाल, मुलहटी, मुलेठी जिसको बोलते हैं यष्टि मधु, अनंत मूल, इंद्रायण की छाल, जड़, मुरवा मूल लेना है, लोचन लेना है, कर्कट श्रृंगी, धनिया, कुलथी, महामेदा, नीम की चाल, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, लकंटकारी और बृहति दोनों लेना है, दंडोत्पल, त्रिफला, अडूसा की छाल, फिर सप्तला सुनही भेद को, एक सुनही का एक टाइप रहता है जिसको सप्तला बोलते हैं। फिर संभालू मतलब निर्गुंडी लेना है। ये सबको लेना है 64 तोला की मात्रा में, आधा प्रेस की मात्रा में लेना है। और जल 8 प्रेस लेना है और इसको ना बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद जब घृत बन जाता है, यथा फेनोद्गमे तेले फेन शांति सर्पशी, जब फेन शांत हो जाता है तो घृत सिद्ध हो जाता है। तो इस घृत में यथाविधि पाक करना है। वहां पर जो चरक संहिता है उसमें बताया था कि इसको बकरी के दूध के साथ अगर दे दिया जाए छोटे बच्चों में तो बहुत अच्छा फायदा करता है। वैश्य रत्नावली में बकरी के दूध के साथ देने के लिए नहीं बोला है, वहां चरक संहिता में बताया। तो इसमें ऐसा बता रहे कि इस घृत का पान करने से वातिक, पैतिक, कफज, प्रमेह ठीक हो जाते हैं, मतलब बात के भी उसमें ठीक हो जाते हैं। और ये दाढ़ी में ना इतना मीठा नहीं होता कि शुगर लेवल को हाई कर दे, इसमें थोड़ा सा मिठास रहते हैं। जब घृत कल्पना करते हैं उसको काटने के लिए बहुत सारे तिक्त और कटु रसात्मक द्रव्य है ना, तो दाढ़ी मादी घृत बहुत मीठा, शुगर लेवल मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। आप इसको वातिक प्रमेह के, डायबिटिक्स मिलेटस में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है, घी जैसे ही लगता है। फिर यह कफज प्रमेह में भी कर, क्योंकि वात का शमन के लिए स्नेहन चाहिए तो वहाँ दाढ़ी मादी घृत बेस्ट है। और इसको रेकमेंड किया गया है कि मधुमेह में उनको देने से फायदा करता है। फिर हृदशूल में हार्ट में पेन हो रहा है, बस्ती में शूल हो रहा है, मूत्राघात हो रहा है, हिक्का हिचकी आ रही है, श्वास कास, राज्यक्षमा, स्वर भेद और छाती के जितने उरशत वगैरह जो है उसमें बला तथा शिलात्वकमुशिरं चं शुद्धं कृष्णाभ्रचूर्णकं प्रेम्यान् विंशति हन्ति मूत्राघातंस्त्रयोदश अश्मरिमुद्रकृच्छं च रक्तपित्तं सुदारुणं वातजं पित्तजं चैव श्लेष्मं सन्निपातजं बृहणं च विशेषेण सर्वमेहरं परम अश्वभ्याम निर्मितम सिद्धम दाढ़े माध्यमितम महत। मतलब अश्विनी कुमारों ने नॉर्मल दाढ़ी मादी घृत भी बनाया, फिर उसके बाद में वृहद दाढ़ी मादी घृत भी बनाया और महादाढ़ीमादी घृत भी बनाए, 3 तरह के दाढ़ीमादी घृत बनाए। तो इसमें गाय का घी 2 प्रस लेना है, क्वार्थ के लिए अनार का रस लेना है 1 प्रस और पानी 8 प्रस लेना है और फिर इसका काढ़ा बनाना है। उसके बाद में इसमें क्या क्या डालना है तो कुल्थी 1 प्रस,
फिर पानी, उसका भी काढ़ा बनाना है। शतावरी का रस लेना है, उसका भी काढ़ा बनाना है। गाय का दूध लेना है, उस 2 प्रस लेना है, उसका भी मिक्स करना है। फिर कल्क के रूप में, मतलब देखिए इसमें क्या क्या है कि अनार का भी रस लिया, फिर निस्तुष जौ का भी लिया, काढ़ा बनाया। फिर उसके बाद में कुल्थी का भी काढ़ा बनाया, फिर शतावरी का भी काढ़ा बनाया, और गाय का दूध भी लिया। ये सबको मिक्स करना है, काढ़ों को बहुत सारे। और कल्क के लिए खजूर, पिंड खरजूर, त्रिफला, रेणुका, अष्टवर्ग, मतलब जीवक ऋषभक हटा दिया। फिर मेदा, महामेदा, काकुली, शिर काकुली, मुदगपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, यह 8 चीजें लेनी है जो जीवने गण की। जीवक और ऋषभक को हटा दिया। फिर देवदार लेना है, हल्दी लेना है, दारू हल्दी, बिम्बी, कुष्ठ, छोटी इलायची, विदारी गंध, है रक्त पित्त में, वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक सभी रोगों में काम कर रहे हैं। तो यह घृत संपूर्ण प्रमेहों में काम करता है। यहाँ पर प्रमेह रोगाधिकार में बताया है, इसलिए ये प्रमेह के बारे में बहुत तारीफ कर रहे हैं कि प्रमेह में काम करता है। वहां पे चरक संहिता में पांडु रोगाधिकार में बताया। तो आप लोग जो भी लेते हैं दाढ़ी मादी घृत, तो वह आप देखिए कि कंटेंट्स क्या है, कौन से रोगाधिकार का वो घटक द्रव्य है, उस हिसाब से प्रयोग करेंगे तो फायदा करता है। तो यह प्रमेह को दूर करता है, बल और मास को बढ़ाता है, ताकत दे देता है, और यह सभी प्रमेहों में इंडिकेटेड है कि इनको देना चाहिए। और अब्रक भस्म डाल दिया ना तो ये और अच्छा, वहां पे जो क्षयात्मक संप्राप्ति है प्रमेह में, उसको ये ठीक कर देता है। अभी मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ, आप सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर खुशबू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट, ये थोड़ा हैंग हो रहा है। डॉक्टर पूजा साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता कदम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति बर्वे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चौरसिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर स्नेहा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग का कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से दाढ़ी मादी घृत का लिंक दिया गया है, उससे आप लोग फिर से देख सकते हैं। डॉक्टर वंदना पाठक जी बोल रही हैं कि लॉट्स ऑफ इंटरप्शन, ये सच बात है, यहाँ पे इंटरप्शन हो रहा है, थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। डॉक्टर रितिका बाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। इंटरप्शन तो कोई कोई फ़ोन कर रहा है जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए। के लिए मार्गदर्शन करता रहेगा। थैंक यू। डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कामिनी मैडम जी ने बहुत अच्छा बताया है कि दाढ़ी मादी घृत इनफर्टिलिटी में फायदा करता है, प्रेगनेंसी में दिया जाए तो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। ये सच बात है, ये चरक संहिता में बताया है कि वंध्यत्व में बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी ये बोल रही है कि ऑयल प्रिपेयर्ड बाय दाड़िमादी दाड़िम लीव्स यूजफुल इन पेंडलस ब्रेस्ट लूज ब्रेस्ट। हाँ सच बात है, यह जो दाढ़ीमादी तेल रहता है ना, वो स्तनों को ताकत दे देता है, स्तन वृद्धि भी करता है। ये आपने सच बात बताया, ये हम मैंने भी देखा है। डॉक्टर खातून जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अपेक्षा जी अ, हाँ अपेक्षा जी प्रश्न पूछ रही हैं तो आप इनको ना इंटरेक्टिव सेशन में अच्छे से बता दीजिएगा। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लवकुश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विट्ठल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी ने आज के अष्टांग हृदय के लेक्चर में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बताया कि इनके पास हर तरह का बीज है, मूली का बीज है, आलू का बीज है, हर चीज़ का बीज है। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि एक सर जी एक प्रयोग कई वैद्य बंधु करते हैं जो 100% परिणाम होते हैं। दाड़िम खाने के बाद उसके छिलके को आंवले के रस के साथ पीसकर उसमें का 1/4 नारियल तेल में पाकर छान ले। अपराह्न के समय सिर अभ्यंग करने से वलित नष्ट हो जाता है। सही बात है, आपने जो बताया वो सही बात है। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी बोल रहे हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए जी। डॉक्टर एक मिनट रुकिए। डॉक्टर दीप्ति जी बोल रहे हैं कि कैन बी गिवन फुल प्रेगनेंसी, हाँ प्रेगनेंसी में दे सकते हैं जब रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है, तो यह बहुत अच्छा फायदा करता है।